नवंबर का पहला सप्ताह बीतने के बावजूद और मौसम में बदलाव के बाद भी डेंगू के मरीज कम होने का नाम नहीं ले रहे। राज्य भर में मरीज अस्पतालों में देखे जा रहे हैं, तो ऐसे में ठीक होने के लिए मरीज एलोपैथी के अलावा होम्योपैथी का सहारा भी लेने लगे हैं। इलाज के साथ साथ किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए इस रिपोर्ट में। डेंगू का डंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पतालों में भीड़ बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच एलोपैथी के साथ ही मरीज इसका विकल्प भी देखने लगे हैं। अब होम्योपैथी का इलाज पर भी लोगों का भरोसा बढ़ने लगा है। कोरोना की तरह ही डेंगू का भी उपचार अब मरीज इस पद्धति में लेने लगे हैं, क्योंकि होम्योपैथी लक्षणों पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। इसमें रोगी को लक्षणों के आधार पर दवाई दी जाती है। होम्योपैथी एक नेचुरल साइंस है और साथ ही होम्योपैथी में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। डेंगू के शुरुआती लक्षण भी फ्लू जैसे होते हैं। इसको हम मौसमी सिम्टम्स कहते हैं। इन्हें पहचान नहीं पाने के कारण डेंगू में देरी हो जाती है। संक्रमित मच्छर के काटने से 10 दिन बाद डेंगू डायग्नोस हो जाता है। वर्तमान डेंगू संक्रमण में होम्योपैथिक दवाई लगातार कारगर सिद्ध हो रही है। होम्योपैथिक दवाई लक्षणों के आधार पर दी जाती है। ट्रीटमेंट में सबसे मॉडर्न साइंस होम्योपैथी नेचुरल सिस्टम पर बेस है। नेचर्स के सारे नियमों को फॉलो करने वाली एकमात्र चिकित्सा पद्धति है। यहाँ पर दवाई से किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। वर्तमान डेंगू संक्रमण में काम आने वाली होम्योपैथिक दवाई ब्रायनिया एल्बा, जेल्सिमियम, रस्टॉक्स, हिपरसल्फ, कैरिका पपाया, पेलाडोना, ये सभी दवाई चिकित्सक की परामर्श से देनी चाहिए। कब इसकी पोटेंसी को रिपीट करना है, कब इसकी पावर को लेना है, ये सब चिकित्सक की परामर्श से लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। सकारात्मक सोच रखें और बदलते मौसम के हिसाब से हमको हमारी दिनचर्या को व्यवस्थित करने की जरूरत है। डेंगू के मरीज इन बातों का रखे ख्याल। पानी और लिक्विड डाइट पर ज्यादा ध्यान दें। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। बाहर का और फ्रीज का खाना बंद करें। दिनचर्या को व्यवस्थित करें बदलते मौसम के हिसाब से। खाने में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल से युक्त डाइट लें। योगा प्राणायाम को नित्य करें। शाम के समय हल्दी अदरक वाला दूध लें। परिवार में सकारात्मक माहौल रखें। मौसमी फ्रूट्स का सेवन करें। हल्के गुनगुने पानी का प्रयोग करें। विशेषज्ञों का मानना है कि होम्योपैथिक दवाई से डेंगू संक्रमित की रिकवरी जल्दी होती है। बाजार में कई होम्योपैथिक दवाइयां डेंगू के लिए बिक रही हैं, लेकिन कोई भी दवा होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लेकर लेना जरूरी है। इन दवाइयों में से कौन सी लक्षणों के आधार पर लेनी है, कौन सी पोटेंसी में और कब कब इसको रिपीट करना है, यह परामर्श लेना जरूरी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर फिलहाल राहत है। संक्रमित मरीजों की संख्या घटी है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। 3-4 दिन पहले खुद सीएम गहलोत ने ट्वीट कर चिंता जताई थी और आमजन से अपील की थी कि वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना नहीं छोड़ें, क्योंकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर स्कूल, कॉलेज, विवाह समारोह आदि पर लगी हुई तमाम पाबंदियां हटा दी हैं। इस नई गाइडलाइन में स्कूल कॉलेजों में 100% उपस्थिति की पाबंदी भी अब हट गई है, जबकि अभी छोटे बच्चों का कोरोना वैक्सीनेशन शुरू तक नहीं हो सका है। इधर मौसमी बीमारियों ने सरकार और आमजन की नींद उड़ा रखी है। सरकारी और निजी अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की तादाद में भी लगातार इजाफा हो रहा है। प्रदेश के सबसे बड़े जयपुर के एसएमएस अस्पताल का आलम यह है कि यहाँ रोज 10,000 की ओपीडी चल रही है। ज्यादातर मरीज वायरल फीवर, डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य मौसमी बीमारियों के हैं। दिवाली के दौरान ओपीडी कम हो गई थी, लेकिन सोमवार को ओपीडी खुलते ही बड़ी संख्या में मरीज एसएमएस अस्पताल पहुंचे। अधूरे वैक्सीनेशन के बीच हटाई गई पाबंदियों और मौसमी बीमारियों की मार पर आज हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विकास जैन। विकास, स्वागत है आपका। विकास, सबसे पहला सवाल तो यही है कि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी 3 दिन पहले चिंता जता चुके हैं, उसके बावजूद भी पाबंदियां जो है वो हटाई गई हैं, आखिर क्यों? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर यदि हम देखें कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में दीपावली के बाद में कोविड संक्रमण बढ़ने का लगातार खतरा बना हुआ है और जिस तरीके से चीन में और कुछ देशों में लगातार कोविड संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए अब एहतियात और ज़्यादा आवश्यक हो गई है। दिवाली पर करीब 10 लाख लोगों की राजस्थान से, अकेले राजस्थान से एक से दूसरे शहरों में आवाजाही हुई,
जिसमें दूसरे राज्यों में लोग गए भी और वहाँ से वापस भी अब दिवाली के बाद में लौट चुके हैं। तो ये जो समय है अगला 15 से 20 दिन का, ये काफ़ी सतर्कता भरा वाला समय है, जिसमें जो लोग आए हैं उनमें यदि कोई सिम्टम्स है तो चिकित्सा विभाग को अभियान चलाकर उनकी सैंपलिंग करके ऐसे लोगों से संक्रमण बढ़ने के खतरे को कम से कम करने पर फोकस करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जो गाइडलाइन आई है गृह विभाग की, जिसमें तमाम चीज़ें खोल दी गई है, खास तौर पर स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों को 100% क्षमता के साथ में छूट दे दी गई है। विवाह समारोह में भी जो लोगों की संख्या की जो पाबंदी है वो हटा दी गई है। तो अब एक तरीके से माना जा सकता है कि सब कुछ खोला जा चुका है राजस्थान में। 100% लोगों की भीड़ के साथ में हर जगह लोग एकत्रित होंगे। तो इन सब जो अब सोशल डिस्टेंसिंग की पालना है उसकी पालना कराना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगा। अभी तक हम देख रहे थे कि 50% तक की क्षमता की जो अनुमतियां दी गई थी उसमें भी पालना नहीं हो पा रही थी। तो अब 100% क्षमता के साथ में पालना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा, वह भी तब जबकि अभी बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। नहीं हो पाया, बिल्कुल ये बड़ा सवाल है। अभी इससे पहले ही जब स्कूल खोले गए थे विकास, तब भी ये बात चल रही थी कि इतने छोटे बच्चों का, प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे हैं 1st to 5th, उनके भी स्कूल खोल दिए गए जबकि वैक्सीनेशन नहीं हुआ। और इतने छोटे बच्चे जो कि अभी नहीं समझ सकते, ना तो वो पूरे वक्त तक मास्क लगा कर रख सकते हैं, ना वो सोशल डिस्टेंस फॉलो कर सकते हैं। और ऐसे में जब 100% क्षमता के साथ स्कूल खुल रहे हैं तो आप क्या माने कि क्लासरूम पहले की तरह खचाखच भरे हुए ही नजर आएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो क्लासरूम है वो उनका आकार वो का वही है, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। बच्चे जिस तरीके से कोविड से पहले उन क्लासों में बैठते थे उसी तरीके से अब उन क्लासों में बैठना होगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने जब 100% क्षमता के साथ में गाइडलाइन जारी कर दी है तो स्कूल भी अब बच्चों के पेरेंट्स के ऊपर दबाव बनाएंगे उनको स्कूल भेजने का। अभी हम 50% तक की जो क्षमता है उसमें भी कई स्कूल है वो लगातार सभी बच्चों को रोजाना बुला रहे थे। और अब जबकि ये गाइडलाइन आ गई है आधिकारिक तौर पर, तो निश्चित तौर पर जो बड़ी आशंका है वो स्कूलों की ओर से दबाव बनाने की है। भले ही बच्चे का वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वो बच्चों को स्कूल बुलाने का दबाव बनाने लग जाएंगे। जी। अच्छा, एक तरफ तो कोरोना संक्रमण, जिससे अभी ये कह सकते हैं कि कुछ राहत, क्योंकि अभी जो है मामले वो काफ़ी कम देखने को मिल रहे हैं प्रदेश में, लेकिन जो मौसमी बीमारियां हैं वो जिस तरह से पैर पसार रही हैं, लगातार वायरल फीवर है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, इसके मरीज बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा SMS अस्पताल है, वहाँ पर भी OPD लगातार जिस तरह से फुल चल रही है, मरीजों की संख्या कम नहीं है, ऐसे में इस तरह का निर्णय, उस पर सवाल तो उठ ही रहे हैं। आखिर सोचा क्या गया इस निर्णय के पीछे? क्या किसी तरह की कोई बैठक हुई थी? क्या मतलब किस तरह का मंथन हुआ जिसके बाद ये निकलकर सामने आया निष्कर्ष? जी देखिए कि आंकड़ों की हम बात करें तो निश्चित तौर पर आंकड़े वो कोविड के इस समय कम है, लेकिन जो आशंका है वो अभी भी प्रबल है। हम विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञों का लगातार ये कहना है कि जब दूसरी लहर थी कोविड की, जब दूसरी लहर राजस्थान में आई थी या देश में आई थी, उसका जो शुरुआती दौर था वो करीब 10,000 मरीज रोजाना उस समय मिल रहे थे। लेकिन अभी की हम बात करें तो अभी भी करीब उतने ही मरीज 10-11 हज़ार मरीज रोजाना भारत में मिल रहे हैं। तो ये हम इसे दरकिनार नहीं कर सकते। हम ये नहीं देख सकते कि राजस्थान में अभी 1, 2, 5 या 10 मामले सामने आ रहे हैं। ये कभी भी किसी भी समय बढ़ सकते हैं, तो सतर्क तो हमें रहना ही होगा। और जो दूसरी बीमारियां वो लगातार इस समय पैर पसार रही है। डेंगू से लगातार मौतें हुई है, चिकित्सा विभाग के आंकड़ों में गड़बड़ झाले सामने आ रहे हैं। मलेरिया की बात करें तो पूरे राजस्थान में अब तक 600 मरीज मलेरिया के सामने आ चुके हैं। चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस जैसी बीमारियां इस समय पैर पसार रही है। और जिस तरीके से सर्दी का दौर, जो शुरुआती दौर है वो शुरू हुआ, उसके बाद में वायरल फीवर, सर्दी जुकाम के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। तो कुल मिलाकर जो मौसम है वो भी मुफीद नहीं है, जो आंकड़े हैं वो भी मुफीद नहीं है, और जो अस्पतालों के हालात है वो भी मुफीद नहीं है। तो इस दौरान इस तरीके की सभी तरीके की गतिविधियों को 100% क्षमता तक अनुमति देना निश्चित तौर पर सवाल खड़े करता है। हालांकि बिजनेस के लिहाज से और व्यापार के लिहाज से ये चीज़ें, अनुमति का दबाव जो संबंधित जो वर्ग है वो बना रहे होंगे, लेकिन उसके बाद भी सरकार को कम से कम जनता के हित को ध्यान रखते हुए कुछ ऐसी पाबंदियां जारी रखनी चाहिए थी जिससे कि कोविड संक्रमण बढ़ने पर लगाम रखी जा सके। बिल्कुल। और ऐसे में इसे लापरवाही भी कह सकते हैं सरकार की तरफ से, क्योंकि पहले जिस तरह से सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया गया था, जांचें हुई थी, उन सब में अब बेहद कमी आ गई है। अभी अगर दीपावली का ही वक्त देखा जाए 1 से 7 नवंबर के बीच में, तो काफ़ी संख्या में लोग हैं जो कि अपने राज्य में आए भी हैं बाहर से और यहाँ से गए भी हैं। तो बाहर से आने वाले लोगों की क्या सैंपलिंग प्रॉपर तरीके से की गई है? क्योंकि जानकारी में यही आया कि किसी भी तरह की कोई जाँच नहीं हो रही है। जी देखिए कि राजस्थान में बाहर दूसरे राज्यों में जाने वाले और आने वालों की जो RT-PCR जांच की जो अनिवार्यता है वो काफ़ी पहले ही ख़त्म की जा चुकी है। तो ऐसे में त्यौहार के ऊपर भी सरकार ने कोई इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं किया कि त्यौहार पर जाने आने वालों के लिए
RT-PCR जांच की अनिवार्यता होगी। तो सबसे बड़ी ये बात ये है कि RT-PCR जांच का जो कायदा वो भले ही बहुत पहले हटा दिया गया हो, लेकिन तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए सरकार को भी एक कदम आगे बढ़कर त्योहार पर इस तरीके की पाबंदी लगानी चाहिए थी, जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके। अब हम बात करें गाइडलाइन की, तो गाइडलाइन में के बारे में एक बात और स्पष्ट करना चाहूँगा कि सबको पता है कि जयपुर में 17 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड का जो T20 जो सीरीज का जो मैच होने वाला, उसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ेंगे। तो सरकार के लिए जो पाबंदियां हटाने का जो ये गाइडलाइन बिल्कुल इससे पहले आई है, इसको उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं मैच की जो आयोजन है उसे कोई चुनौती नहीं दे सके, उसे कोई लीगली चुनौती नहीं दे सके। इसके लिए सरकार ने ये गाइडलाइन इससे पहले जारी की। हालांकि अब इस मैच को लेकर जो आधिकारिक गाइडलाइन है वो अब आएगी, लेकिन जो भीड़ की संख्या की पाबंदी को हटा देने से मैच पे सवाल तो खत्म कर ही दिया है सरकार ने। अब उसकी आधिकारिक गाइडलाइन अब जारी होगी, उसमें और भी कई पाबंदियों से छूट दिए जाने की संभावना है। जी। अच्छा, प्रदेश में वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, क्योंकि चलिए बच्चों के स्कूल खोल दिए हैं लेकिन बच्चों की वैक्सीन अभी आई नहीं है, इसलिए उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ। उसके अलावा सेकंड डोज को लेकर किस तरह के हैं आंकड़े? क्या वैक्सीनेशन देखा जाए तो पूरा हो चुका है या लगभग होने को है? जी देखिए, हमने पत्रिका के माध्यम से और पत्रिका टीवी के माध्यम से पहले भी ये उजागर किया था कि ये पहला महीना जो अक्टूबर का महीना ऐसा रहा है जिस दौरान केंद्र से सरकार को टीके मिले, लेकिन उनमें करीब 50 लाख टीके सरप्लस सरकार के पास रहे। और जो आंकड़े थे उसमें ये सामने आया कि जो पहली डोज का जो चिन्हित लक्ष्य राजस्थान का 18 साल से ऊपर का 5.14 करोड़ का है, उसमें से भी अभी करीब 80 से 90% लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई है। यानी कि करीब 15 से 20% जो लोग हैं वो पहली डोज से भी अभी वंचित है, और जो दूसरी डोज है वो भी करीब अभी 45% लोगों ने लगवाई है। तो करीब जो 45% लोग जो पहली डोज लगवा चुके हैं, उसमें से करीब 80 लाख लोग जिनकी की दूसरी डोज ड्यू हो चुकी है, वो भी अभी तक वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। तो जो सरकार के पास सरप्लस है और जो लोग नहीं आ रहे हैं दोनों, तो ये एक बड़ी चुनौती है। सरकार को इस अंतर को पाटने के लिए एक अभियान शुरू करना चाहिए। सरकार की ओर से दिवाली से पहले कहा भी गया था कि दिवाली के बाद में डोर टू डोर जाकर सरकार ये चिन्हित करेगी कि किसने पहली डोज लगवा ली है लेकिन दूसरी डोज नहीं लगवाई है, या ऐसे लोग जिन्होंने पहली डोज ही अभी तक नहीं लगवाई है। तो ये कुल मिला के बच्चों का वैक्सीनेशन अब जल्दी आने की संभावना है। जिस तरीके से केंद्र की विशेषज्ञ समिति ने इसकी पहले ही सिफारिश कर चुकी है और अब केवल इमरजेंसी अप्रूवल का इंतजार है। इमरजेंसी अप्रूवल आते ही तो बम्पर लेवल पर बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होगा, और करीब राजस्थान में करीब 2 से 2.5 करोड़ बच्चे वैक्सीनेशन के लिए। तो उससे पहले जो शेष वर्ग 18 साल से ऊपर का, जिनकी पहली डोज बकाया और जिनकी दूसरी डोज बकाया, उसको पूरा करना सरकार का दायित्व होना चाहिए, जिससे कि बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू होने के बाद में एकदम से अव्यवस्थाओं के हालात ना बने। जी बिल्कुल। चलिए विकास, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया।